हमारी सनातन परंपरा में सब चीजों के देवी देवता है, बल के, बुद्धि के, काम के, दान के, रक्षा के, शिक्षा के, जल के, थल के, नभ के देवता है सबके। पर हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने ब्रह्मा जी से क्वेश्चन किया, मैंने कहा प्रभु हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। भगवान बोले चल केशव देव। क्या है जिंदाबाद। अब आप समझ गए होंगे, जम्बो द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे राजस्थान प्रदेशे केसर देव मारवाड़ी अवतरे। मैंने आपको हंसाने के लिए लोक में अवतार लिया है। क्या हो मैंने प्रभु से एक और क्वेश्चन किया, मैंने कहा चलो प्रभु हंसने हंसाने की बात तो हो गई, अब कोई रोने रुलाने की देवी भी तो बनाओ। भगवान बोले फालतू क्वेश्चन मत उठाओ। बोले मारवाड़ी जी फालतू प्रश्न मत पूछो, अपनी लुगाई को उस रोने और रुलाने वाली देवी का अवतार समझकर ही पूछो। तो हम सब मिलकर के आराधना करते हैं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हो गया। आदरणीय राजेश जी चेतन के संचालन में हमारे बॉस है, और मैं बताऊं इतना बढ़िया कवि सम्मेलन सबने अपने अपने ढंग से पारी की। हालांकि सब कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी। देखो मैं थोड़ा अलग मूड का आदमी हूं। सही बताऊं, मैं कहूं मोदी जी को आप कुछ भी कहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमित शाह को 4 गाली दो, मुझे कोई टेंशन नहीं। आप बुलडोजर बाबा को कुछ भी कहो, अपन कोई टेंशन नहीं लेते। बस मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। इसका कारण है आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे हास्य कवियों के कुल देवता। आप बताओ, मोदी जी 1 घंटा मन की बात में बकवास करते हैं, भाषण सुनते हैं, उनका कोई नहीं सुनता। राहुल गांधी जी की 1 मिनट का भाषण पूरे विश्व का मीडिया 3 दिन तक चलाता है। इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा हुई? अभी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लंदन में आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया, जहां वो पढ़े थे, वापस बुलाया, उनसे वापस भाषण दिलवाया। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले जी फोर्ड कंपनी में भी एक बार गाड़ी में मिस्टेक आ गई थी, पूरी गाड़ियां वापस बुलाई। तो मैं बता रहा हूं, अरे मोदी जी ने तो आप ये पढ़ाई करते हैं, हम कुछ नहीं है। मोदी जी ने तो कवियों का धंधा खराब कर दिया, जीएसटी लगा दिया। जितनी कविताएं कश्मीर पर रात रात भर जाग करके लिखी थी, 370 हटाते ही खराब। पाकिस्तान के विरुद्ध कवियों ने कितने वर्षों तक मेहनत करके कविताएं लिखी, कर दी बर्बाद। राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर कितनी कविताएं लिखी थी चेतन जी, अब सब की सब बर्बाद हो गई। एक चेतावनी में आई वीर रस के कवियों को देना चाहता हूं। ये अभी बागेश्वर बाबा की बात कर रहे थे, आप व्यंग्य सुनना। अभी पूरे इंडिया में मेरी जो एक व्यंग्य की लाइन चल रही है, मैं कह रहा हूं मोदी जी, ये जो वीर रस के कवि है, ये मोदी जी इनको कभी न्याय नहीं करेंगे, उल्टे बेरोजगार करेंगे। ये पाकिस्तान पर लिखा, इनकी कविता खराब हो गई। राम जन्मभूमि पर लिखा, इनकी कविता बर्बाद कर दी। पाकिस्तान पर लिखा, इनकी कविता खराब कर दी। आदरणीय सुमित जी, आप भूल करके भी हिंदू राष्ट्र पर कोई कविता मत लिख देना। हाँ, ये मोदी बहुत खराब आदमी है, तस्वीर में बर्बाद कर देगा आपकी कविता। और पाकिस्तान पर ये बता रहे थे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अब तो बेचारा आटा मांग रहा है तो बिस्कुट देंगे। आटा मांग रहा है तो बिस्कुट देंगे, और कश्मीर का तो नाम लिया तो ही कूट देंगे। कितने वर्षों की कविताएं खराब कर दी। मेरे को राहुल गांधी जी मिल गए, बोले मारवाड़ी जी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कल परसों भी महीने 2 महीने पुरानी बात है, 2023 था, आज अचानक 2080 कैसे आ गया? अरे मैंने कहा प्रभु आप यात्रा पर गए थे बहुत लंबी, 57 साल की यात्रा आपने सत्ता के लिए की थी। बोले यार मैं भारत जोड़ो यात्रा, ये राजेश चेतन जी के हाथ में एक फेविक्विक की शीशी,
राहुल जी ने देख ली, बोले ये क्या है चेतन जी? बोले फेविक्विक। बोले क्या काम आती है? बोले जोड़ने की। बोले कितने रुपए की है? बोले 10 रुपए की। बोले यार 10 रुपए में जब जोड़ा जा सकता है मेरे को इतना लंबा फालतू ही चला दिया। अरे वैसे राहुल जी को पैदल यात्रा करनी भी नहीं चाहिए, सही बताऊंगा, क्योंकि जो आदमी ऑलरेडी पैदल है तालियां मिलके बजा गया, क्या बात बोला, क्या कह दिया? बहुत गलत आदमी, उस घोड़े आदमी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, मेरे को नहीं आती। अच्छा ये भी आप राम पिता की बात कर रहे हो, हमारा सिलेबस अलग चल रहा है। वो आप जानते होंगे, कभी पांडव की बात करते हैं, कभी कौरव की बात करते हैं। अच्छा उनके समझ में नहीं आ रहा कौरव कौन है, पांडव कौन है। हालांकि कौरव और पांडव के भी आज तक ये बात समझ में नहीं आई है राहुल गांधी कौन है। और जब राहुल गांधी जी के भाषण को हमारे गहलोत जी अनुवाद करके बताते हैं, एक तो राहुल गांधी जी को खुद को पता नहीं क्या बोलना है, फिर जो हमारे गहलोत साहब बोलते हैं उनमें और समस्या हो जाती है। तो मैं इस हंसी मस्ती के बीच आप तक आनंद और एक हास्य की कविता का एक प्रमाण लेकर आया हूँ। आदरणीय राजेश चेतन जी का आदेश है, अगर आप तालियां वालियां बजा करके मेरे को प्रारंभ कर लिया तो मेरी भूमिका थी। इन सब बातों से आप मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको पता चल रहा है आपके बीच आज नरेला में इस मंच पर एक इंटेलिजेंट आदमी भी आया। हमें इनकी तरह नहीं, मैं तो इतना इंटेलिजेंट से क्या बताऊं, मैंने तो तीसरी क्लास में ही साइंस बायोलॉजी ले ली थी। मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बहुत होशियार था और मेरे हमेशा पूरे नंबर आते थे। बच्चों के तो 94 आ जाए तो टेंशन, 98% आ जाए तो टेंशन, अपने कभी टेंशन नहीं हुआ। मेरे तो पूरे नंबर आते थे, 100 में से 1 नंबर कटता था, 100 में से, वो भी इधर वाला। लेकिन कभी अपन ने टेंशन नहीं किया। आज आप लोगों के बीच हंसी मस्ती आई है। अपन कोरोना काल का बहुत दुख देख के आए। कोरोना काल में बड़ा संकट हुआ, सबके घर में उदासी छा गई, लेकिन कोरोना काल में 2 डिपार्टमेंट ने बहुत सेवा की, एक पुलिस विभाग ने, एक नर्सिंग विभाग ने। अपन जब वैक्सीन लगाने गए तो नर्सिंग विभाग वालों ने कम से कम ये तो पूछा कि पिछली बार किधर लगाई थी। पुलिस वालों ने तो ये भी नहीं पूछा। क्या सेवा की थी। लेकिन मैं बताऊं, मैं कभी चपेट में नहीं आया चेतन जी। मैं मारवाड़ी आदमी, मैंने टेक्निक निकाल लेती। मैं घर से बाहर निकलता, अपन जो कीमती सामान मंगाते हैं तो उसके एक लपेटी हुई प्लास्टिक की चादर आती है बुदबुदों वाली, मैंने वो घर में इकट्ठी कर रखी बबल्स वाली, तो वो मैं जब बाहर निकलता उसको लपेट के निकलता। पुलिस वाले डंडा मारते, पिट पिट की आवाज आती, पुलिस वाले भी खुश, अपन भी खुश, सामान भी सुरक्षित। तो मैं तो इस टेक्नोलॉजी का आदमी हूं। जब मैं गांव का आदमी हूं, आजकल शहर में रहने लग गया। गांव की और शहर की अलग अलग प्रॉब्लम है। मैं बताऊं, गांव की प्रॉब्लम अलग, शहर की प्रॉब्लम अलग। गांव में और शहर की कल्चर में आपको अंतर बताना चाहता हूं। आजकल मैं गांव का आदमी हूं, मेरी लुगाई इंग्लिश मीडियम की है। जब मैं मारवाड़ी में बोलता हूं तो उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ती, जब वो अंग्रेजी में सरकाती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। राजेश जी, इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में बहुत शांति रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड में कह दिया, तू तो गेली है। अब वो इंग्लिश मीडियम वाली समझे ही नहीं, उसने मेरे से खट काउंटर क्वेश्चन किया, बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। मैं ये थोड़ी कहता तू बावड़ी है, इतनी अक्ल तो मेरे में। उसने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश हो गए, मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर ऑल्सो वेरी गेला। ये भाषा की मस्ती है। मैं बताऊं, आजकल जब से मैं जयपुर शिफ्ट हुआ हूं, आदरणीय चेतन साहब, वो शहर की कल्चर और गांव की कल्चर का बताता हूं। मैं जयपुर में जिस पार्टी में जाता हूं, व्हाइट साथ आती है तो वो गुलाबी रंग की साड़ी पहन के जाती है। एक दिन मैंने पूछा ऐसा क्यों, बोले तुम रहने दो,
ये लेडीज का मामला है। मैंने कहा समझाओ। बोले इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी, ये है कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। सुमित भाई मैं पिछले दिनों लाल किला आया, वो लाल साड़ी पहन के आई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। आदरणीय राजेश जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। कौन रिस्क लेगी बिना मतलब की? अच्छा, जब मैं बॉलीवुड में गया, वो हमारे टीवी शो पे गया सोनी टीवी पर, मैं बॉम्बे पहुंचा, मेरे को बड़ी दिक्कत आई। वहां जाते ही मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहा है? अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान का आन बान शान का प्रतीक साफा है। अब वो बॉम्बे वाले समझे नहीं, बॉलीवुड वाले, उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। बोले साफा क्या है? तो मैंने साफा का जो जवाब दिया, आपको आनंद आए तो बताना। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार साफा क्या काम आता है? और अरे मैंने कहा सर इसको होल्ड करके फोल्ड करके मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो, तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या? एक फेंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो राजेश जी कई गंजों की शादी हो जाती है। सिस्टम है भाई साहब अपन। मैं तो देखो मैं बताऊं, अपना सिस्टम ऐसा है। राजेश जी बहुत जाने जाने आदमी मेरे को बताते रहते हैं, बोले यार आप लुगाई के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा क्यों? अरे बोले बीवी जो होती है, पत्नी जो होती है, धर्म पत्नी, वो भगवान का प्रसाद है, उसे बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। फिर राजेश जी एक बात बताओ, अगर लुगाई भगवान का प्रसाद है तो ये आजकल जो गर्ल फ्रेंड होती है वो क्या है? अब ये ज्ञानी आदमी बोले है तो वो भी प्रसाद, पर वो बेरुंजी का प्रसाद है। और आप जानते हो बेरुंजी के प्रसाद को कभी घर नहीं लाना चाहिए। तो मैं बताऊं, मेरे को टीवी देखने का शौक है, मैच देखने का शौक है। एक दिन क्रिकेट आईपीएल चल रहा था, मैं जल्दी घर आया, टीवी ऑन किया, इतनी देर में मेरे पूज्य पिताजी आए। उन्होंने रिमोट उठाया, न्यूज लगा के बैठ गए। अब इतनी हिम्मत राजेश जी मेरी भी नहीं, संस्कार भी ऐसे नहीं कि बाप के हाथ से रिमोट लेकर के चैनल चेंज करे। तो मैं भी चुपचाप न्यूज देखने बैठ गया। हम दोनों न्यूज देख ही रहे थे, इतने में मेरे डैड की दुल्हन यानी मेरी माँ आई। उसने रिमोट उठाया और बड़े अच्छे लगते हो लगा के बैठ गए। अब इतनी हिम्मत मेरे बाप की भी नहीं। तो वो भी हमारे साथ चुपचाप बैठ करके टीवी बड़े अच्छे लगते हो देखने लग गए। इतनी सी देर में कुछ नहीं हुआ, इतने में धड़कन मेरी जिंदगी की आई, यानी मेरी लुगाई आया और उसके क्राइम पेट्रोल लगा के बैठा। अब आप जानते हो क्राइम पेट्रोल देखती हुई लुगाई के हाथ से अगर कोई रिमोट छीन ले तो भाई साहब ऐसा लगता है रात को सपने में आएगी, वो सीधा गला दबाएगी। तो उससे रिमोट लेने की न तो मेरी हिम्मत न मेरे माँ बाप की, और होगी भी कैसे? टीवी और रिमोट तो उसके बाप का था। लेकिन भाई साहब अपन मारवाड़ी आदमी, मैंने तो उसमें भी टेक्नोलॉजी निकाल दी, अपनी तकनीक निकाल ली टीवी देखने की। एक दिन मेरी लुगाई ने मेरे को कहा प्लाजो लाके दो। अब मैं गांव का आदमी जानू ही नहीं प्लाजो क्या होती है। मैं मिठाई की दुकान पे गया, मैंने सोचा जैसे पिज्जा होता है वैसे ही प्लाजो होता होगा। दुकानदार ने मेरे को देख लिया कि गाँव का आदमी है, बोले भैया ये प्लाजो जो है ना खाने की चीज नहीं है, पहनने की चीज है। और मैंने कहा अच्छा होती कैसी है बताओ? तो उसने कहा अपन दशहरे पर जो रावण मनाते हैं उसके नीचे जैसा पजामा पहनाते हैं। मैंने कहा अच्छा प्लाजो ऐसा होता है। मैं भागा भागा घर आया, बापूजी का एक पजामा सूख रहा था।
मैंने कलर करवाया, लाकर के लुगाई को टिकाया, मैंने कहा ये ले तेरा प्लाजो। अब लुगाई तो प्लाजो पहन के बावड़ी होकर गली में घूम रही है, बापूजी पजामा ढूंढते घूम रहे हैं, माँ बापूजी को ढूंढती घूम रही है, और अपन आराम से बैठ करके टीवी देख रहे हैं। ये कोई चीज में से जुगाड़ निकाल ले, वही तो मारवाड़ी आदमी में बताऊं। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी जो बिजनेस करने वाला है वो सब मारवाड़ी कहलाते हैं, हरियाणा वाले भी सब मारवाड़ी कहलाते हैं, राजस्थान से बाहर का प्रदेश कहते हैं। और मारवाड़ियों की अपनी एक टेक्नोलॉजी, अपनी एक शब्दावली, सबके काम का सिस्टम अलग। किसी जाति के आदमी कोई लिफ्ट दे, जैसे मान लो पंजाबी को लिफ्ट दी तो उतरते टाइम कहेगा वो बाजी तेनू थे, गुजराती आदमी को लिफ्ट दे तो उतरते टाइम कहेगा मोटा भाई तेनू धन्यवाद। मारवाड़ी आदमी को लिफ्ट दे के देख लो, उतरते टाइम मारवाड़ी आदमी के थैंक्स कहने का अंदाज अलग। लिफ्ट दी, उतरते ही कहेगा भाई जी काल भी टाइम ही मिलो लाके। अपनी टेक्निक अलग है काम करने का तरीका। मुझे याद है एक मारवाड़ी का छोरा छोरी को घुमाने के लिए डेट पर ले गया, वापस आते ही उसके बाप ने सबसे पहले तो हिसाब पूछा, बोले बेटा खर्चा कितना हो गया? छोरा बोले 5000। दो मारी झापट, बोले तू कहेगा मारवाड़ी एक छोरी पर एक दिन में एक साथ 5000 रुपए खर्च कर दिए, तूने कुछ नहीं सोचा? छोरा बोला सॉरी बापू पर मैं क्या करता, कुछ छोरी के पर्स में 5000 रुपये ही थे। सारी टेक्नोलॉजी अलग, मैं बताऊं सारा सिस्टम अलग। वो एक मारवाड़ी आदमी तरबूज बेच रहा था गारंटी के साथ, बोले लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, अगर लाल नहीं निकले मीठा नहीं निकले तो डबल पेमेंट वापस 100 के 200 ले जाना। पेट ही बांध रहा था, इतने में एक ग्राहक आया, हाथ में तरबूज लाया, बोले भाई जी आप तो कह रहे थे लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, या आपकी दुकान से सुबह ले गया था, ये देखो। फोड़ के देखा, अंदर से एकदम सफेद, एकदम फीका फीका क्या चरखा। मारवाड़ी ने कहा यार ये ग्राहकों में पेट खराब करेगा, उससे तरबूज लिया, पीछे साइड में रखा, बोला भाई जी ये तरबूज तू ले गया था क्या? बोले हाँ। अरे बोले यार ये तो स्पेशल तरबूज है, 500 रुपए का शुगर फ्री वाला। बात को कहने का सलीका ये बता रहे थे वो लाला जी। हमारे भी एक लाला जी के चक्कर हो गया, लाला जी पुलिस के धक्के चढ़ गए। किसी पड़ोस में कोई ज्वेलसी थी, थानेदार को सेठ किया 50,000 रुपए देकर, बोले इस सेठ को ले जाओ लाला जी को पकड़ के, और इसकी रात भर धुलाई करनी है। तो थानेदार ने कोई चोरी के केस में लाला जी को कर दिया थाने के अंदर बंद, और बोले एक सिपाही को कह दिया, बोले लगाना इसके 2-4 पट्टे, उससे 50,000 रुपए खा रखे थे। अब जो ही सिपाही लाला जी को मारने के लिए अंदर आया, उसने 2000 का नोट निकाला और सिपाही को पकड़ाया। बोले तू एक काम कर, सिपाही समझ गया, बोले मैं दीवार के पट्टा मारूंगा जोर से, और तू कहना अरे बाप रे मार दिया, अरे बाप रे मार दिया। लाला जी ने कहा ठीक है। लाला जी ने 1-2 का और नोट निकाला, उस सिपाही को पकड़ाया। सिपाही बोला अब क्या? बोले देख पट्टा भी तू ही मारेगा। और अरे बाप रे भी तू ही करना। ये तो टेक्नोलॉजी है। मैं इस मस्ती के बीच मेरे को बता देना, एक मस्ती की कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आजकल मैं जयपुर रहता हूँ, जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते हैं। एक अंग्रेज आ गया मेरे घर, मैंने कड़कसी के नाते दी उसको स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा सुन दिस इज गुलाब जामुन। पर अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन। उसने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन क्या है? तो मेरे को गुलाब जामुन की अंग्रेजी नहीं आती। मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल, 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया तो उसको बड़ा मजा आया, बोले यार वेरी नाइस वेरी टेस्टी, हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट, ये क्या है, बनाया कैसे है, इसको अंग्रेजी में बताओ। अब मेरे को जितनी अंग्रेजी आती थी मैंने सरकाई। उसने कहा हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट। मैंने कहा सर इट कंटेन बटर शुगर मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया? अब खोया की अंग्रेजी मेरे को नहीं आती। मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वावा बट व्हाट इज मावा? अब इज्जत का सवाल, लेकिन अपन ने अंग्रेजी बनाई सर। बोला व्हाट इज मावा? मैंने कहा सर इट इज मिल्क बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग। बाय मोर एंड मोर ईटिंग इट इज फिटिंग थ्रू मेकिंग लोया वी से इट
खोया। इट आल्सो यूज इन एवरी सावा, सो वी कॉल्ड इट मावा। हमने बोला मावा। तो ये जो तरीका है, इस तरीके के बीच मैं एक संस्कार की कविता आज इस मंच पे आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक ऐसी कविता जिससे मैं पूरे इंडिया पर में वायरल हुआ। आप सबका बहुत स्वागत है भाई साहब, बैठिए। नमस्कार। ये कुछ नहीं, ये बता रहे हैं कि केशव देव मारवाड़ी बहुत बढ़िया कविता पाठ कर रहा है, आप तालियां बजाओ। एक कविता मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, 2-4-5 मिनट की कविता, आनंद लेना, मजा आएगा। आपको भी याद रहेगा कि चेतन जी ने एक ढंग ढंग के कवि को भी बुलाया है। आपको दोस्तों पता होगा, पिछले दिनों मैगी पर बेल लगा, नूडल्स पर, उसमें जहरीले रसायन पाए गए, सोडियम और कार्बोनेट की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा पाई गई। वहां से मैंने एक कविता उठाई, जो ही मैगी पर बेल लगा, बाबा रामदेव ने मौके का फायदा उठाया और वो पतंजलि की मैगी लेकर आए, एक आंख मारते ही तैयार। अरे वो तो बढ़िया रहा, बाबा ने खाने का तरीका नहीं बताया, नहीं तो कहते मैगी को प्लेट में लो, इधर से नाक बंद करो और जोर से सांस खींचो। हालांकि लेबोरेटरी में उस मैगी को जांच की गई तो उसमें भी कीड़े पाए गए। पर चेतन जी, गर्व की बात है, बाबा रामदेव की मैगी में जो कीड़े पाए गए वो अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। तब मैंने एक मस्ती की कविता लिखी। मैंने कहा ये जितने भी फॉरेन के फूड्स है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये हम हमारे बच्चों को क्यों खिलाएं, जब हमारी माताएं बहनें घर में इतना टेस्टी खाना बनाती है, इतनी वैरायटी का खाना बनाती है। मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कौन सा खाना बनाती है। जैसे स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता, उल्टा वास्ट हो जाता है। ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। हमें हमारा भारतीय खाना खाना है, और क्या क्या खाना है मैं बताना चाहता हूं। हमारे घर में बनने वाले स्वादिष्ट पकवान आप गिनना। मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मन, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें। अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें। जब इतना मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मन, पूर्वोत्तर के मोमोज, एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करे। अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे। हमारे बड़ेरे, हमारे पूर्वज तो खाने के स्पेशलिस्ट थे। हो सकता है मैंने खाने में तो टेक्नोलॉजी बनाई, दूसरा विश्व कहीं नहीं है। अमेरिका ने हो सकता है मैकेनिक्स में प्रोग्रेस कर ली हो, चाइना आईटी में चला गया हो, जर्मनी, जापान इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन खाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट थी। मैं बताऊं, हमने न तोप का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का, न मोबाइल का, न एसी, न फ्रीज, न कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा सरकार का। अरे यहाँ तो चपरासी से लेकर अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। अरे अपने हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। अपने तो देवता भी ऐसे, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की चक्कर में। अरे अपने तो गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। जिस देश में खाने की इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी अपने पूर्वजों ने बनाई, हम विदेशी खाना के लिए क्यों तड़पे। इतना ही नहीं, ये जिंदा के छोड़ो, अपने तो मर जाते हैं तो उनका भी श्राद्ध करते हैं, 15 दिन अपने पितरों को खिलाते हैं। अगर कोई आदमी मर जाए तो उसके साथ भी एक पिंड रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि स्वर्ग बहुत दूर है, रास्ते में कोई ढंग का ढाबा मिले कि नहीं मिले, अपने दादाजी भूखा थोड़ी मरेंगे। तो जिस देश में खाने की इतनी बढ़िया व्यवस्था, उस देश के लोगों को विदेशी आकर के कहते हैं आप ये खाओ, ये मत खाओ। मैं बताता हूं क्या क्या खाना चाहिए। हिंदुस्तान के आविष्कार गिनाता हूं। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। कतरी जी, जलेबी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। एक अंग्रेज ने देखा, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले यार इसमें इनपुट सिस्टम,
न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? अपने को रिसर्च करनी चाहिए। वो जलेबी को बढ़िया पैक करा करके अमेरिका ले गया, वहां जाकर के 4 साइंटिस्ट को दिखाया, बोले यार इंडिया गया था, ये देख के लाया हूं। अपने को इस पर रिसर्च करनी है कि इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। चारों साइंटिस्ट ने उस आदमी को पकड़ा, पटका, ठोका, बोले यार तू इंडिया घूमने गया था प्रॉब्लम लाने। बोले क्या हुआ? अरे बोले 2 साल पहले अपना माइकल गया था, एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अगली पंक्ति तो आपके दिल तक पहुंचेगी। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीडी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। फीडी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। अरे बिना झिक मशीन के इमरती पर कर देते हैं कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। क्या बात है, ये हमारे हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। फीडी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। बिना झिक मशीन के कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। ये हमारे हिंदुस्तान में। और वो कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी हमने दी, अमेरिका वाले। नहीं साहब, नैनो टेक्नोलॉजी हमारे बाप दादाओं ने दी। नैनो टेक्नोलॉजी में स्वीट पीस का सबसे बढ़िया उदाहरण है मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ने वाला मखाना, मुरमुरिया, सफेद रंग का। क्या कंप्यूटराइज डिजाइन बनाई थी अपने बाप दादाओं ने हजारों वर्षों पहले। स्वीट पीस में मखाना सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बात है कि नहीं? इंडियन कर्ड, भारतीय खड़ी, आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है। और राम जी तो डाइजा फार्म की भी ब्रांड है। डाइजा फार्म में क्या होता है आप जान